गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या कराया था, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन कराई थी, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो जो मैंने कल कराया था सभी बच्चे उसे अच्छी तरह कंप्लीट कर ले और उसे साथ के साथ याद भी कर ले, जिससे आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, समय को बर्बाद न करते हुए। तो सबसे पहले देखो हमारा टॉपिक क्या है। ये है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो ये होती है कि यदि हम किसी द्विध्रुव को, ठीक है, यदि हम, ये हमारे पास क्या है, कोई द्विध्रुव है। ठीक है, तो द्विध्रुव प्यारे बच्चों मैंने बताया था क्या होता है। यही तो होता है कि जब दो आवेश जो समान परिमाण के होते हैं और इन पर जो आवेश है विपरीत होता है, ठीक है, किसी निकाय के कोने पर रखे होते हैं और इनकी जो बीच की दूरी होती है वो अल्प होती है। यही तो बताया था। ठीक है, अब देखो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब यदि हम कोई वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि हम द्विध्रुव की तो निकाल रहे हैं, यदि हम किसी द्विध्रुव को अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी ये क्या हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये देखो जैसे ही हम इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि कुछ कार्य किया जाएगा। तो जो ये कार्य किया जाता है, यही कार्य क्या होता है हमारा, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया ये क्या है, कि जो ये कार्य किया जाता है यही हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो आई होप बच्चों समझ में आ गई होगी ये बातें। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो क्या होती है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की जो डेफिनेशन, ठीक है, वो होती है क्या, कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है प्यारे बच्चों, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है, किस में बदल जाता है ये, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, और इसे हम यू थीटा या कैपिटल यू थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया है यहाँ तक। अब देखो जो हमारा डायग्राम है, अब ये तो हो गई हमारी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन। तो जिसकी समझ में ना आया हो एक बार वीडियो को पीछे करके देख ले। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चित्र। अब हमने मान लिया, देखो ये क्या है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और हमने मान लिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि द्विध्रुव पर आवेश होते हैं प्लस माइनस के और इनके बीच की दूरी अल्प होती है। ठीक है, हमने मान लिया था ना। अब हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि हम इसे क्या करते हैं कि इसे डी थीटा कोण घुमाते हैं। अब हमें पता है कि जब हम इसे डी थीटा कोण घुमाते हैं तो इसे घुमाने के कारण क्या है, सूक्ष्म कार्य किया जाता है, क्योंकि जब हम सूक्ष्म विस्थापन तय करते हैं तो कार्य भी तो सूक्ष्म किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब हमें पता है कि हमने डी थीटा से घुमा दिया, तो इसे घुमाने पर अब प्लस क्यू के कारण बल क्या है, इस साइड में लगता है, और माइनस के कारण इस साइड में। तो तुम्हें फर्स्ट चैप्टर का एक डेरिवेशन याद आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में लगा बल आघूर्ण का सूत्र, ठीक है, वो कराया था। तो हमें पता है कि जब हम इसे घुमाते हैं तो इस पर क्या है, एक बल आघूर्ण भी कार्य करता है। अब हमें पता कि जो बल आघूर्ण का मात्रक और कार्य का मात्रक सेम सेम होते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा किया गया कार्य है वो किसके बराबर ही होगा, जो हमारा बल आघूर्ण है। तो सबसे पहले हम जो डायग्राम में दिख रहा है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में,
एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या थीटा कोण पर रखा है, ठीक है, जिसे या ये कह लो कि जब इसे डी थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि जिसका मान मैंने टो बराबर क्या बताया था, याद है सभी के? यही तो बताया था कि पीई साइन थीटा होता है, ठीक है। तब क्या है, हम क्या करते हैं तब द्विध्रुव को, ठीक है प्यारे बच्चों, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब हमें पता है कि जब हम इसे डी थीटा कोण घुमाते हैं तो जो हमारा कार्य किया जाता है वो भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म। तो डी डब्ल्यू बराबर हमें पता है कि डब्ल्यू का मात्रक और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कार्य होता है बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन का काम करता है क्या करता है, जो हमारा ये सूक्ष्म एंगल है, क्योंकि जो हमारा एंगल है इसका कोई क्या है, फॉर्मूला तो होता नहीं, तो इसलिए जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा, बल आघूर्ण के। लेकिन हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डी थीटा, क्योंकि डी थीटा कितना है हमारा विस्थापन, और जो हमारा बल आघूर्ण है ये बलों का युग्मी तो है यानी लगने वाला बल, लेकिन ये किसके बराबर होता है, किया गया कार्य, ठीक है। अब क्योंकि इसकी विमा बराबर इसकी विमा दोनों की सेम होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ को, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम ये मान लेते हैं कि देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना द्विध्रुव को, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाता है, ठीक है। हमने मान लिया कि जो हमारा द्विध्रुव है उसे थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाता है, ठीक है भाई बच्चों। और जब हमने थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाता है तब इस दौरान किया गया कुल कार्य। अब हमें पता है कि कुल कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। किसका करेंगे हम, क्योंकि जो हमने सूक्ष्म कार्य किया और कहाँ से कहाँ तक घुमाया इसको, थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर ये कितना है, थीटा 1 से थीटा 2, लेकिन डी डब्ल्यू बराबर क्या है हमारे पास, डी डब्ल्यू बराबर क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, यही तो है टो इंटू डी थीटा। अब W बराबर, ठीक है, ये तो जू का तू थीटा 1 से थीटा 2, लेकिन टो की वैल्यू कितनी हमारे पास, टो की वैल्यू क्या होती है, यही तो लिख रखी है हमने, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब W बराबर यहाँ से जो हमारा पी ई है ये कांस्टेंट है, लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। क्या है लिमिट, थीटा 1 से थीटा 2। और जो हम देखो पी ई तो हमने बाहर ले दिया, लेकिन डी थीटा है, थीटा किसके साथ है, साइन के, तो उसका ही हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ से फॉर्मूले देखो, मैंने पहले भी लिखवाए थे फॉर्मूले, कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा इंटू डी टी, इसका सूत्र क्या होता है, माइनस के कोस थीटा, और ये भी लिख लो साथ में, और जो कोस थीटा इंटू डी थीटा होता है समाकलन का सूत्र, इसका होता है साइन थीटा। तो इन फॉर्मूले के अनुसार जो हमारा पी ई है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यही तो होता है माइनस के कोस थीटा।
लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से θ2। ठीक है, तो W बराबर हम इस माइनस को ले लेते हैं बाहर। अब हमें पता है कि जब हमें लिमिट रखनी होती है, देखो जब हमने माइनस तो ले दिया बाहर, और जब हमें लिमिट रखनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं उसी के मान का हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर कितना है, θ2, तो हम यहाँ से जो हमारा थीटा है और θ2 है आपस में रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोस θ2, और माइनस के, क्योंकि बीच में माइनस लगता है, अब थीटा के स्थान पर क्या रखते हैं हम, कोस θ1। ठीक है मेरे बच्चों, तो W बराबर, तो ये जो माइनस है इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा माइनस का है वो तो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का है वो माइनस का। तो ये बताओ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारा, माइनस। अब ये तो होगा हमारा कोस 2θ माइनस का, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाता है हमारा, नहीं माइनस और माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस। ठीक है, तो कोस θ1 हो गया हमारा प्लस का। तो यहाँ तक सभी की समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखो क्या है। ठीक है, चूँकि हमें पता है कि परिभाषा के अनुसार, ठीक है, हमें क्या पता है कि जो हमारी परिभाषा है, परिभाषा के अनुसार हमें पता है कि जो हमारी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है वो किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के। तो यहाँ से हमें जो हमारा u θ का फॉर्मूला है वो मिल गया, कितना मिल गया, Pe कोस θ1 माइनस के कोस θ2, यानी कि सेम एज जो हमारा ये फॉर्मूला है वही मिलेगा u θ बराबर। ठीक है, अब चलते हम अपने इससे आगे के कार्य पर। ठीक है, तो अब ये बताओ हमें जो u θ की वैल्यू मिली थी, हमें u θ बराबर क्या मिला, हमें यही तो मिला, Pe कोस θ1 माइनस के कोस θ2। अब हमारी कुछ यहाँ पे कंडीशन सी है, यदि देखो यदि मैं θ1 बराबर तो मान लूँ 90 डिग्री, और यहाँ से जो θ2 है वो मान लूँ मैं थीटा, तब ये बताओ जहाँ पर हमारा θ1 है वहाँ पर तो रख दो 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, कोस 90 डिग्री, और माइनस के, और जहाँ पर हमारा क्या है θ2 है वहाँ पर रख दो थीटा। तो प्यारे बच्चों रख दिया हमने, क्योंकि θ1 90, θ2 थीटा। अब ये बताओ u θ बराबर, ये क्या है, Pe कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, और ये कोस थीटा। अब यहाँ पे बताओ u θ बराबर, हमें पता है कि 0 की मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है उसमें। ठीक है, तो Pe की मल्टीप्लाई कर दी हमने कोस थीटा में, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, लेकिन यदि हम इसे क्या लिखे, सदिश रूप में लिखे, तो प्यारे बच्चों 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, क्या होता है, ए बी कोस थीटा, यानी जिसके साथ कोस आ जाता है उसमें क्या लगा देते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट। तो u θ बराबर माइनस तो जू का तो है, तो Pe कोस थीटा, ए बी कोस थीटा बराबर किसके है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। तो Pe कोस थीटा किसके बराबर होगा हमारा, ए पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यही हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इससे आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चालक, क्योंकि यहाँ से हमारा जो हमारी कुमार मित्तल की फिजिक्स है उसमें यहाँ से हमारा क्या है, चैप्टर 4 चलता है। लेकिन इस बुक में तुम्हारी जो स्कूल की बुक है इसमें जो हमारा 4th चैप्टर और 3rd चैप्टर कंबाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हम आपको आपकी बुक के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो चलते हैं अपने चालक पर। अब सिंपल सी बात है, चालक क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों इसको लिख ही देता हूँ। चालक वे होते हैं यानी जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी बॉडी है, बॉडी भी तो एक चालक ही है तुम्हारी। तो प्यारे बच्चों चालक का पता लग गया सभी को। ठीक है, देखो क्या होती है, यानी कि चालक
वे पदार्थ होते हैं जिनमें, ठीक है, वैद्युत आवेश कह लो, ठीक है, वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं हमारे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं लोहा, चांदी, ठीक है, और क्या लेते हैं हम, स्टील आदि, यानी जो हमारी धातुएं होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर भी क्या है, सबसे अच्छा चालक जो हम मानते हैं चांदी, सबसे अच्छा क्या होता है हमारा चालक होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आते हैं हमारे अचालक पदार्थ, ठीक है प्यारे बच्चों। और अचालक पदार्थ क्या होते हैं, अचालक पदार्थ ये होते हैं क्या कि जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। क्या कहलाते हैं वे हमारे अचालक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लो तुम, एग्जाम्पल लकड़ी, ठीक है, और क्या है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, बस लकड़ी ले लो, चलो छोड़ो, जो तुम्हें सोच रहे हो वो लिख लो, एक दो एग्जाम्पल आदि, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हमारे परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। अब देखो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ये देखो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं यानी जिनके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य है, ठीक है। यानी इसको भी हम लिख देते हैं कि वे पदार्थ जिनमें या जिनके, ये लिखो जिनके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं हमारे परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। यानी परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, यानी ये एक प्रकार की क्या है, यदि हमारे पास एक वस्तु है जिसके एक परस्पर क्या है निगेटिव आवेश और दूसरी तरफ क्या है हमारा पॉजिटिव आवेश, हमें पता है कि देखो ये हो गया। अब यहाँ से यदि हम क्या लें, कोई भी वैद्युत क्षेत्र ले ले तो हमेशा क्या होता है, कुल वैद्युत क्षेत्र का मान इसके अंदर हमेशा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो हम अपने जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछता, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके बाद में हमारी आती है क्या, वैद्युत ध्रुवण। क्या होता है वैद्युत ध्रुवण। अब देखो वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, इसको हम वैसे ही समझाते हैं। वैद्युत ध्रुवण देखो, यदि हम कोई पदार्थ है हमारे पास परावैद्युत, जिस पर जितना प्लस होता है उतना ही क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है, और यदि हम इसे क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो इसके जो आवेश है वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो सभी को पता लग गया क्या होता है वैद्युत ध्रुवण, ठीक है। यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके देख ले। तो क्या बताया मैंने कि यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को
एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके आवेशों के केंद्र विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आवेशों के केंद्र विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे इनके केंद्र रहते हैं एक ही स्थान पर, ये तो एक साइड में और निगेटिव एक साइड में विस्थापित हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं हम इस घटना को? वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत ध्रुवण सभी की समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है हमारा? चालक की वैद्युत धारिता। देखो, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है 1-2 नंबर का। ठीक है, अब ये जो चालक की वैद्युत धारिता है, ये क्या है? अब धारिता मतलब क्या होता है? आयतन। और किसका है ये? चालक का। ठीक है, तो यहाँ से जो चालक की वैद्युत धारिता का हमारी जो डेफिनेशन बनेगी, क्या है कि कोई भी चालक, ठीक है, वो जितना भी आवेश ग्रहण करता है, उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। तो यहाँ पर समझ में आ गया क्या होती है चालक की वैद्युत धारिता। यानी कि क्या बताया मैंने कि किसी चालक द्वारा आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को, ठीक है, क्या कहते हैं हम? चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, और लेकिन इसकी जो हम डेफिनेशन लिखते हैं फॉर्मूले टाइप में, वो हम अब लिखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप वैद्युत धारिता समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों आपके। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? आवेश के धारण करने की क्षमता को, ठीक है, क्या कहते हैं हम? वैद्युत धारिता कहते हैं, या धारण करने की क्षमता को। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो अब यदि हमने मान लिया हमारे पास क्या है, कोई चालक है ये, ठीक है, क्या है हमारे पास? चालक, और जिसकी प्लेटों पर क्या है? प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश जो भी है, ठीक है, और इनके प्लेटों के बीच क्या है? विभवांतर V है। ठीक है, समझ में आ गया था ना? तो इसके बाद देखो क्या होता है, जो हमारी वैद्युत धारिता की डेफिनेशन है, ये देखो सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास कोई बर्तन है, उसका हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसका ताप, यानी कि बर्तन का ताप बढ़ाने पर यदि उसमें रखा जल का ताप भी क्या है? बढ़ता है। तो उसी प्रकार यदि कोई हमारे पास चालक है और चालक को हम क्या है? आवेश देते हैं या बढ़ाते हैं, तो हमारे पास क्या है? V का मान भी बढ़ता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि किसी चालक में क्या पता लगता है कि किसी चालक में क्या है? किसी चालक में, ये लिखो, विभव में वृद्धि। किसी चालक में विभव में वृद्धि, ठीक है, क्या उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि यदि ये बताओ, यदि V अनुक्रमानुपाती किसके होगा? किसके होगा? क्योंकि, ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या कहेंगे? ठीक है,
लेकिन हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो हमारा विभव है वो क्या है, दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती है। तो Q अनुक्रमानुपाती V। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। तो इसको हम कर रहे हैं कट। ठीक है, यही तो बात लिखी है मैंने कि किसी चालक में विभव में वृद्धि, V हो गई हमारी विभव में वृद्धि, उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने माना किसी, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे किसी कर लेना, ठीक है। माना किसी चालक को Q आवेश, ठीक है, देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी है, V हो जाती है। तब हमें पता है कि चालक में के जो विभव में वृद्धि होती है वो आवेश की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। क्योंकि ये बताओ यदि हम Q का मान बढ़ाते हैं तो V का मान भी क्या है, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्योंकि यदि हम Q का मान बढ़ाते हैं तो V का मान भी क्या है, बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो यदि मैं Q का मान लेता हूँ 10 तो V का मान भी 10 गुना होगा। यदि मैं Q का मान करता हूँ 20 गुना, तो क्योंकि अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से बताओ Q अनुक्रमानुपाती V। और जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या लगाते हैं, C। ये इम्पोर्टेंट भी याद कर लेना, बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जहाँ C बराबर क्या कहलाती है, हमारी चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बताओ यहाँ से हमें क्या पता लगा, जब C चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है, तो C बराबर V पहुँच गया इसके फोन में, तो Q बटे V। तो C बराबर क्या फॉर्मूला मिल गया हमें, Q बटे V। और C को हम क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने, वैद्युत धारिता। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा क्या उसके विभव का अनुपात वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, तो सभी को ये समझ में आ गई इतनी बात। यानी कि अतः देखो डेफिनेशन, किसी चालक को दिया गया आवेश, ठीक है, तथा उसके विभव का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत धारिता कहलाती है। तो सभी की समझ में आ गया इतनी। ठीक है, या हम यदि इसे दूसरी भाषा में लिखे, क्या है कि चालक की वैद्युत धारिता, ठीक है, क्या है, किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या है, उस आवेश के बराबर होती है जो किसी चालक का जो विभवांतर है 1 वोल्ट बढ़ा दे। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है ये वाली डेफिनेशन सबसे अच्छी रहेगी। और जो हमारी वैद्युत धारिता है इसे हम कहीं से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक सभी को पता लग गया। अब जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं ये क्या है, C का V में सूत्र। ठीक है, C का क्या है, एक तो मात्रक तथा वीमा। तो सबसे पहले हम मात्रक की बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले मात्रक की। देखो C का मात्रक, अब ये बताओ इसका मात्रक क्या होता है, क्यों का कूलाम होता है। और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो कूलाम प्रति क्या हो जाएगा इसका मात्रक, एक तो हमारा कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन इसका कुछ अन्य मात्रक भी होता है, तथा इसका अन्य मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत क्या है, बड़ा है, जो बहुत क्या है हमारे पास, बड़ा है। इसीलिए इसे किस में लेते हैं हम, या तो लेते हैं हम इसे माइक्रो फैरड में या पिको
फैरड में, ठीक है, इसमें लेते हैं, यानी कि 1 माइक्रो फैरड बराबर किसके होता है हमारा 10⁻⁻6 फैरड, और 1 पिको फैरड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरड, या फिर हम इसे लेते हैं नैनो फैरड में, और 1 नैनो फैरड बराबर होता है 10⁻⁻9 फैरड के। तो प्यारे बच्चों इसके मात्रक सभी को क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तो उसका मात्रक का बनता है, और दूसरा इसका क्या है वीमा। अब इसकी जो वीमा देखो, वीमा क्या होती है, ठीक है। अब ये बताओ जो हमारा C बराबर था क्या था Q/V, ठीक है, लेकिन हमें V की वीमा नहीं पता याद है, तो चूंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q ही तो होता है। अब यहाँ पे C बराबर Q/, यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम W/Q। अब देखो ये जोन सी हमारी अकेली राशि होती है, क्या होती है अकेली राशि, क्या मान लेते हैं हम उसके अपोन में 1, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर अंदर वालों की, तो ये क्या मिल जाता है हमें Q²/W, ठीक है। अब हमें वीमा ज्ञात करनी है, क्योंकि वीमा मैंने सभी को बताई थी क्या थी हमारी 80, तो इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका भी हो जाता है स्क्वायर। और कार्य एक बीमा तो सभी को पता है 11th में रटी होगी सभी ने, ml² T⁻², ठीक है प्यारे बालक, तो समझ में आएगा सभी के। तो C बराबर यहाँ से देखो जो हमारी m है, m ऊपर जाने के बाद क्या हो जाती है -1, और L² है ऊपर जाने के बाद -2, यहाँ पे T² है, यहाँ पे T⁻2 है, तो ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाती है T⁴, और A² हो जाता है हमारा प्लस का। तो इसकी वीमा सभी बच्चे याद कर ले, याद ना होती हो तो उसे सोल्व करने का तरीका सीख ले, वाला जो अभी बताया, ठीक है। देखो यदि हमें फॉर्मूला पता है तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हमारी वैद्युत धारिता के जो बारे में थी, ठीक है, वो क्लियर हो गया है। कल हम अपने टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो जो वर्क कराया गया है उसे अच्छी तरह कंप्लीट कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।